अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लास्ट लेक्चर हुआ था अबाउट हीट, और हीट के बेसिक पॉइंट्स हमने उसमें कंप्लीट किए। हीट के बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद अब वहाँ हमारा एक गैसेस का नया सेक्शन शुरू हुआ था, और गैसेस के उस नए सेक्शन में हमने पहला पढ़ा था KMT ऑफ गैसेस। KMT ऑफ गैसेस को पढ़ लेने के बाद अब बारी आती है द एप्लीकेशन ऑफ KMT ऑफ गैसेस। KMT ऑफ गैसेस की एप्लीकेशन क्या होगी, उसका इस्तेमाल क्या है। तो हम KMT ऑफ गैसेस के तमाम पॉस्टुलेट्स को, जिन्हें मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उन तमाम पॉस्टुलेट्स को पढ़ लेने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रेशर। अब वो इक्वेशन ऑफ प्रेशर क्या है? इनफैक्ट अगर किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में गैस को फिल कर दिया जाए, तो हम KMT ऑफ गैसेस में ही इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कभी भी अपनी जगह रुके हुए नहीं होते। ये हमेशा अपनी जगह से मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में। रैंडम डायरेक्शन से मुराद बेतरतीब सिमतों में, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी अप, कभी डाउन, कभी फ्रंट, कभी बैक। इन ऑल द डायरेक्शंस, ये तमाम की तमाम सिमतों में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं। एंड ड्यूरिंग देयर कोलिजन्स दे कोलाइड, अपने कोलिजन्स के दौरान, अपने टकराव के दौरान, अपनी मोशन के दौरान दे कोलाइड, ये कोलाइड करते हैं, ये टकराते हैं दो तरह से। एक कोलिजन्स विद ईच अदर, और दूसरा कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स को भरा जाता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं, और आपस में भी टकराने के साथ साथ बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। द रिजल्ट, नतीजा ये होगा कि इस बर्तन की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक दबाव लगना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू द गैस फिल्ड इनसाइड द कंटेनर। इस बर्तन के अंदर भरी हुई गैस की वजह से इस बर्तन की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर को सही नाम दिया जाता है इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। उस प्रेशर का सही नाम है इनर प्रेशर या इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। तो हम फार्मूला डिराइव करेंगे द इनर और इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस का। तो इसके लिए हमारी चीजें क्या होंगी, हमने क्या क्या सपोज करना है, व्हाट आर द सपोजिशंस, हमने क्या क्या चीजें सपोज की, हम यहाँ क्या क्या बातें सपोज करके चलेंगे। हमने सबसे पहले जो एजम्पशंस लेनी है, नंबर 1, आइडियल गैस इन a cubical container, आइडियल गैस इन a cubical container। किसी क्यूबिकल कंटेनर में हमने एक आइडियल गैस को सपोज कर लिया कि एक क्यूबिकल कंटेनर में आइडियल गैस है। तो पहले जरा क्यूबिकल की डेफिनेशन, ऐसी शेप जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हों। अगर लेंथ का नाम L है तो विड्थ का नाम भी L होगा, हाइट का नाम भी L होगा। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये गैस जिस बर्तन में भरी गई है उस बर्तन का वॉल्यूम क्या बनता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज इक्वल टू L क्यूब। लेकिन अल्फाज गौर से सुनिएगा, मैंने क्या मालूम किया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, लेकिन मैं इसको लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस। क्यों लिखता हूं? क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है, गैस उसके वॉल्यूम के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है उस बर्तन का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसकी वैल्यू क्या है, L क्यूब। हालांकि ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, लेकिन प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होता है, गैस का वही वॉल्यूम होता है जो इसके कंटेनर का है, जो इसके बर्तन का है। नंबर 2, हमने कहा था KMT ऑफ गैसेस में
ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल एटम्स और पार्टिकल्स। तमाम की तमाम गैसेस इंतहाई ज्यादा छोटे एटम्स या पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, हम फिजिक्स में उन्हें पार्टिकल्स कहते हैं। These particles are very small and approximately negligible in size as compared to the whole volume of gas। कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के साइज के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा छोटा और नेग्लिजिबल होता है। बट इससे हट के ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। तो किसी भी गैस के अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होती है। तो अब यहां पर भी मैंने सपोज किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स की तादाद कितनी है मुझे नहीं मालूम, मैंने सपोज कर लिया n है। गैस के पार्टिकल्स कितनी मिकदार में भरे गए हैं, कितनी उनकी तादाद है, मुझे वो तादाद नहीं मालूम और मैंने उस तादाद को सपोज कर लिया n। नंबर 3, अगर ये एक प्योर सब्सटेंस है, अगर ये एक प्योर गैस है, मिक्सचर नहीं है, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ गैस, गैस के हर पार्टिकल का मास m होगा। मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ गैस, गैस के हर पार्टिकल का मास m होगा। सो दिस लीड्स टू द नंबर 4। अगर मैं जानना चाहूं व्हाट इज द टोटल मास ऑफ गैस, गैस का टोटल मास क्या होगा, सो इट्स सिंपल। यहां कितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं, पार्टिकल्स की तादाद क्या है n। एक छोटे पार्टिकल का मास, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बॉक्स है, इसमें मैंने 4 एक जैसे बॉडीज या 5 एक जैसी बॉल्स रख दी, हर बॉल का मास है 2 kg। तो टोटल मास कितना बनेगा, टोटल मास होगा, इन बॉल्स की तादाद देखिए कितनी बॉल्स भरी गई हैं 5, फिर देखें इनमें से हर एक बॉल का मास कितना है 2, तो आपने आंसर निकाला 10 kg। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ 2 kg की 5 बॉल्स फिल करूंगा तो टोटल मास बनेगा 10 kg। ये किस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बनता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई द मास ऑफ वन पार्टिकल। यही लॉजिक मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कि यहाँ मेरे पास टोटल पार्टिकल्स की तादाद है n और यहाँ हर एक पार्टिकल का मास है m। सो द टोटल मास ऑफ द गैस इज nm। पांचवी टर्म, चूंकि अब हमारे पास सिर्फ अपने ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी जनरल क्लास ले रहा हूं जिसमें हो सकता और भी स्टूडेंट्स शामिल हों जो स्कॉलर से हट करें, एंड वी डोंट माइंड, ठीक है, अगर किसी का कोई फायदा हो रहा है तो हमें इससे कोई एतराज नहीं। अब इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हम डिफरेंट स्टाइल में इसको डेराइव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक और, मेरी अपनी डेरिवेशन में ये प्रॉपर्टी यूज मैं नहीं करता, लेकिन चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मैंने लिखा था गैस के टोटल पार्टिकल्स, यानी ये जो पूरा कंटेनर भरा हुआ है इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स की तादाद क्या है, तो वो हमने एज्यूम की थी n, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे बर्तन के अंदर फैले हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं कि पूरे बर्तन में कितने फैले हुए हैं उसको छोड़ें, मुझे सिर्फ ये बताएं इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट वॉल्यूम हम इसे लिखते हैं NV। हम इसे क्या लिखेंगे, NV, और ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय LQ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय LQ। इसको यहां तक नोट कर लें स्टूडेंट्स, बल्कि यहां एक आखिरी पॉइंट और लिख लें। ये 6 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए अच्छी तरह से, कि जब आप ये डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये 6 बातें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है डेंसिटी ऑफ गैस। जो गैस आपने यहां पर फिल की हुई है, इस गैस की डेंसिटी क्या होगी। फिजिक्स में डेंसिटी के लिए ये अलामत रो यूज की जाती है। डेंसिटी का फार्मूला होता है टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम।
अगर इस लिहाज से देखा जाए तो टोटल मास ऑफ द गैस है Nm, अपॉन में आप V भी लिख सकते हैं या Nm अपॉन L³ भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं अगली चीज़ मेंशन करता हूँ जो मैंने कहा था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करता लेकिन अक्सर डेरिवेशंस में मिलता है। मैं डेंसिटी को किसके इक्वल ले रहा हूँ, Nm अपॉन L³, लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं m इंटू Nv। ये कैसे बना, ये जो वैल्यू बनी हुई है n अपॉन L³, n से मुराद पार्टिकल्स, L³ से मुराद वॉल्यूम। अगर मैं सिर्फ इन दो वैल्यूज को अलहदा मिलाऊं तो ये क्या बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, Nv के साथ। सो द डेंसिटी ऑफ द गैस कैन बी रिटन एज Nm अपॉन L³ या फिर m इंटू Nv। तो ये है हमारी सपोजिशंस के जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे, डेरिवेशन के दौरान हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, क्या बातें हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे बेसिक सपोजिशंस हैं। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद इसकी कंडीशन पर काम शुरू करेंगे। तो जनाब अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारी बेसिक सपोजिशन है जिनको यूज़ करते हुए हमने डेरिवेशन करनी है और इसके बाद हम कंडीशन एज्यूम करते हैं। कंडीशन पर काम करने से पहले थोड़ा सा एक और हम अपना वर्क कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल यूज़ करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल हैंडलिंग है। मतलब ये हेडिंग्स तो ज़रूरी नहीं है बट वी आर यूजिंग ऑल द टूल्स, हम ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम एक कॉन्सेप्चुअल हैंडलिंग यहाँ पर करते हैं। कॉन्सेप्चुअल हैंडलिंग क्या है, हमने बात की कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि हम केएमटी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके, ऑल द पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस विद रैंडम स्पीड्स। ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से सेम होते हैं, मतलब इन तमाम पार्टिकल्स का मास सेम होगा, इन तमाम पार्टिकल्स का साइज सेम होगा, इन तमाम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी सिर्फ इनकी फिजिक के लिहाज से, इनके साइज के लिहाज से। लेकिन एक पार्टिकल फास्ट जाएगा, एक पार्टिकल स्लो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा फास्ट जाएगा, कोई बहुत ज्यादा स्लो जाएगा। इन तमाम पार्टिकल्स की स्पीड्स इक्वल नहीं होती, इनकी रफ्तारें बराबर नहीं होती, कोई तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो वी हैव टू हैंडल विद, जहां हम वेलोसिटी को प्लस या माइनस करने की बात आती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर्स लार्जली डिपेंड अपॉन देयर डायरेक्शंस। तो यहाँ वेलोसिटीज का इशू ये आता है कि अगर मैं सपोज कर लूं एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2, तीसरे की वेलोसिटी v3, चौथे की वेलोसिटी v4, तो इन तमाम वेलोसिटीज को सॉल्व करते करते मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन के लिहाज से वेक्टर रूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो इस तमाम मसले को हल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और सामने लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये तमाम मिलकर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूबिक शेप, जो क्यूबिक शेप हमने सपोज की हुई है, जो क्यूबिक कंटेनर हमने सपोज किया हुआ है, उस क्यूबिक कंटेनर के कॉर्नर के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर जाकर इसका बनता है ओरिजिन।
तो इस ओरिजिन को मैंने शो कर दिया O से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस बने। तो ये मैंने क्यों बनाए? क्योंकि अब मैं यहां पर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स बनाऊंगा। एक इसका x कंपोनेंट होगा, प्लस दूसरा इसका y कंपोनेंट होगा, प्लस तीसरा इसका z कंपोनेंट होगा। यानी ये वेलोसिटी v है, vxi, vyj, vz के। अगर मैं इसको v1 लिखूं तो ये हो जाएगा v1xi, v1yj, v1z के। अगर मैं इसे v1 के बजाय v2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा v2xi, v2yj और v2z के। अगर मैं इसे v3 लिखता हूं तो v3xi, v3yj, v3z के। अगर मैं इसे v4 लिखूं तो v4x, अगर मैं इसे vn, मतलब कोई भी होगी, हर वेलोसिटी के अपने कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। इसका फायदा यह कि अगर मुझे किसी वक्त इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ जाए, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ जाए, तो उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट vy स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट vz स्क्वायर। आप इस मेथड को फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। जब आप किसी वेक्टर को उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के लिहाज से ब्रेक कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर और z कंपोनेंट स्क्वायर यूज किया जाता है। तो अब ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंट डायरेक्शंस होने की वजह से। मतलब आपने डेरिवेशन कर ली, याद कर ली, ये बात अलग है, लेकिन आपने कब कौन सा काम किया, क्यों किया, किस लिए किया, आपको क्या प्रॉब्लम था, आप एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए बगैर काम क्यों नहीं कर रहे? आपने क्यों बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस? द आंसर इज द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी आर मैटर। वो जो डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वो हमारे लिए मैटर करती हैं, दे डू मैटर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इस तरह से चलाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी तक तो मैंने लिखा कि वेलोसिटी और इसके कॉन्सेप्चुअल हैंडलिंग की कि मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शंस की वजह से एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स बना। अब मैं एक कंडीशन स्टार्ट करता हूं। कंडीशन क्या है? आखिर को मुझे डेरिवेशन स्टार्ट करनी है तो मैं किसी कंडीशन से स्टार्ट लूंगा, और जिस कंडीशन से स्टार्ट लेना है वो कंडीशन क्या होगी? मैं एज्यूम करता हूं अ पार्टिकल ऑफ मास, मैंने कहा था हर एक पार्टिकल का अगर मैं मास लूं तो क्या है? m, starts from origin। वो करेगा ओरिजिन से हरकत करना शुरू करेगा और जाएगा किधर? along x एक्सिस। वो जाएगा x एक्सिस की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी। अब चूंकि वैसे तो हर पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी है, किसी की v1, किसी की v2, किसी की v3, किसी की v4, लेकिन मैं जो पार्टिकल सपोज कर रहा हूं आर्बिट्री, जनरल का मतलब कोई सा भी एक आम सा पार्टिकल है, तो उसके लिए मैंने एज्यूम किया विद वेलोसिटी। चूंकि वो x एक्सिस में है तो उसकी वेलोसिटी एज्यूम कर ली विद वेलोसिटी vx। hits the face of container and comes back to origin। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने ये कंडीशन एक्सप्लेन की है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से हरकत करना शुरू करेगा। यहां इस पूरी डायग्राम में देखते हैं, एक पार्टिकल जिसका मास m है ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से हरकत करना शुरू करेगा, कहाँ जाएगा? x एक्सिस की डायरेक्शन में, और जाते समय इसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को मैंने एज्यूम कर लिया वो वेलोसिटी vx है। जाते वक्त इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को मैंने एज्यूम कर लिया वो वेलोसिटी vx है। तो ये पार्टिकल है,
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है और जाते वक्त इसकी वेलोसिटी vx है। अब ये सामने जा रहा है, सामने बर्तन की दीवार है, ये बर्तन के सामने वाले फेस, सामने वाली दीवार से टकराएगा। फेस सामने वाले हिस्से को कहते हैं। ये जो बर्तन के सामने वाली दीवार है इसका नाम मैंने रख लिया ABCD। तो एक पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करेगा, जाएगा बर्तन के सामने वाली दीवार से टकराया और टकराने के बाद वापस पलट कर आ जाएगा। कहने को आसान बात है, लेकिन फिर मैंने कहा दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ KMT ऑफ गैसेस। तो KMT ऑफ गैसेस में आपको एक बात पढ़ाई गई थी, द कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर इलास्टिक। पार्टिकल्स जो आपस में टकराते हैं या बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, पार्टिकल्स का आपस में टकराना या बर्तन की दीवारों से टकराना ये कोलिजन होता है। और कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। तो मुझे क्या फायदा हुआ इस इलास्टिक कोलिजन का यहां जिक्र करने पर? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, व्हेन अ स्मॉल बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी u1 हिट्स अ हैवी बॉडी एट रेस्ट। अगर एक छोटा बॉडी हो और वो किसी ऐसे भारी जिस्म से टकराए जो कि एट रेस्ट हो, जो कि रुका हुआ हो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बिफोर द कोलिजन ये जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था, आफ्टर द कोलिजन उसी वेलोसिटी के साथ रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में रीबाउंड करता है। रीबाउंड करने का मतलब इसकी वेलोसिटी का नुकसान नहीं होगा। हालांकि कॉमन लाइफ में क्या है, मैं अगर एक बर्तन की एक दीवार के ऊपर एक बॉल को मारूंगा तो वो जाएगी थोड़ी तेज, लेकिन वापस आते हुए थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होते। लेकिन हमने यहां पर क्या एज्यूम किया हुआ है, ये पार्टिकल बर्तन की दीवार से टकराएगा और टकराते वक्त करेगा इलास्टिक कोलिजन, जो मेरा जाती मशवरा नहीं है, ये KMT ऑफ गैसेस के अजम्पशंस हैं। अगर मैं ये मान लूं तो जाते वक्त इसकी जितनी वेलोसिटी थी, वापस आते वक्त भी वेलोसिटी अपनी वैल्यू के लिहाज से, मैग्नीट्यूड के लिहाज से उतनी ही होगी। फर्क क्या होगा? उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फर्क ये होगा कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जाते वक्त वेलोसिटी vx तो वापस आते वक्त माइनस vx। ये बिला वजह नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये अजम्पशन है KMT ऑफ गैसेस की। इस बुनियाद पर हम वापसी की वेलोसिटी रखते हैं माइनस vx। तो मैंने यहां पर ऐड किया विद वेलोसिटी माइनस vx। ये मेरी कंडीशन है, मैंने एज्यूम किया, इसी से मेरी डेरिवेशन होगी। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज टुवर्ड्स द x एक्सिस with the velocity vx, hits the face of the container and then comes back to origin with the velocity minus vx। अब जब ये ओरिजिन तक वापस आएगा तो वापस आते वक्त इसकी वेलोसिटी होगी माइनस vx। नोट कर लिया ये? अब मैं कहता हूं मैं कैलकुलेशंस या डेरिवेशंस वर्क शुरू करता हूं। कैलकुलेशन, हिसाब किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी कैलकुलेशन या डेरिवेशन शुरू होती है। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी तैयारी कर रहा था कि मुझे डेरिवेशन में क्या क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अगर कह दिया जाए कि पिकनिक, तो पिकनिक के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ेगी, अपना खाना पीना अरेंज करना पड़ेगा, फिर आपको कोल्ड ड्रिंक्स अरेंज करनी पड़ती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा आपको सोचना होता है किस जगह पर जाना, वहाँ जाने के लिए मज़ीद रास्ते में किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। इसी तरह मेरी एक डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ प्रेशर, और इक्वेशन ऑफ प्रेशर को डेराइव करने के लिए अब तक मैंने मुख्तलिफ चीज़ें, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा था, अभी मैंने अपने रास्ते पर अपने उस जगह पर जाना शुरू नहीं किया। मेरी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अब मैंने एज्यूम किया था ये पार्टिकल ये पहले सामने वाली साइड पर जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। तो फॉर द पार्टिकल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम जिसको मैंने शो किया PI से, मोमेंटम की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मास है m और इनिशियल शुरू में इसकी वेलोसिटी थी vx। फिर मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम,
इसको हम लिखते हैं पी एफ से, एम इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस वी एक्स, और ये फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। एक बना इनिशियल मोमेंटम, दूसरा बना फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी एक्स, फाइनल हो गया माइनस एम वी एक्स। यानी मोमेंटम में चेंज क्या आया, ये भी एम वी एक्स, ये भी एम वी एक्स, यानी मोमेंटम की वैल्यू में चेंज नहीं आया, उसमें जो चेंज आया वो ड्यू टू डायरेक्शन आया है। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना आया, सो इट्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। नाउ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 2 एम वी एक्स चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू आई माइनस 2 एम वी एक्स, जिसमें माइनस साइन डेफिनेटली किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से लूं, जिसे आप आम अल्फाज में वैल्यू कहते हैं, कि मैग्नीट्यूड या वैल्यू के लिहाज से चेंज इन मोमेंटम कितना था, तो आंसर है 2 एम वी एक्स। मान लिया ये है। अब मुझे इसका क्या फायदा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम मुझे कहां काम देता है। फोर्स, फर्स्ट ईयर में आपने रिलेशन पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यूनिट टाइम के दौरान मोमेंटम में जितना चेंज आता है उससे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, इट्स कॉल्ड फोर्स। तो अब फोर्स इक्वल हो जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू है 2 एम वी एक्स, डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 2 एम वी एक्स। टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब मैं टाइम मालूम करता हूं, इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी टी। ये पार्टिकल यहां से चला, सामने वाली दीवार से टकराया, वापस आ गया। जाते वक्त वेलोसिटी थी vx, आते वक्त थी माइनस vx, जिसमें माइनस साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। अगर मैं डायरेक्शन के बगैर बात करूं तो जाते वक्त वेलोसिटी कितनी है vx, आते वक्त भी वेलोसिटी कितनी है vx। यानी एक लिहाज से मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी वजह से हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका एक्सेलरेशन जीरो है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से नहीं। तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर एक्सेलरेशन जीरो है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ऐसी सूरत में हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते, हम S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाते हैं। S बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, यहां से जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी इस बर्तन की लंबाई है। वापस आते हुए कितना कवर किया, उतना ही दोबारा जितनी बर्तन की लंबाई है। जाते वक्त फासला था L, वापस आते वक्त फिर L, तो L प्लस L 2 मरतबा आएगा। वेलोसिटी इसकी जाते वक्त और आते वक्त कांस्टेंट थी, उसको मैंने नाम दे दिया Vx और T का। तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L इज इक्वल टू Vx इंटू T। अब मुझे प्रॉब्लम है टाइम से, मुझे टाइम चाहिए। Vx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड करेगा, 2L अपॉन Vx इज इक्वल टू T। सो आई फाउंड द वैल्यू ऑफ टाइम।
तो डेल्टा पी की वैल्यू थी 2mvx, डिवाइड किया 2l अपॉन vx, ये एक वैल्यू है, इसके अपॉन के अपॉन में आ रहा है, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स। अपने कोलिजन के दौरान पार्टिकल ने बर्तन की दीवार पर जो फोर्स लगाई, उस फोर्स की वैल्यू है mvx² अपॉन l। यहां तक समझ आ गया होगा। स्टिल आपको किसी भी जगह पर पूरे लेक्चर के दौरान कोई कंफ्यूजन है, मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो वैसे आउटसाइडर्स, अगर कोई वैसे स्टूडेंट देख रहा है तो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दे, उसका आंसर कर दूंगा। और अगर इससे हटकर बात करते हैं, वैसे कोई करना चाहते हैं, तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप में फोरम पर अपने बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो हमारे अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप कोचिंग की तरफ से बनाया गया, आप उसमें भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमें वैल्यू चाहिए थी प्रेशर की। हमारी पूरी डेरिवेशन किसके बारे में है? प्रेशर के बारे में। प्रेशर का फार्मूला होता है, डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने मालूम किया कि फोर्स की वैल्यू क्या है, पार्टिकल बर्तन की दीवार पर कितनी फोर्स लगा रहा है, mvx² अपॉन l, और उसके अपॉन में आ जाइए, उसके अपॉन में आता है एरिया। ये बर्तन की दीवार है सामने वाली, जो साइड से यूं टेढ़ी दिखती है, सामने से देखने पर आपको ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ डाइस होता है, डाइस वो जो लूडो में खेलते हैं, क्या कहते हैं, छिक्का कहते हैं क्या उसको, तो उसकी जो शेप होती है सामने से देखी जाए तो वो होती है स्क्वायर शेप। तो इसकी लेंथ भी L है, इसकी विड्थ भी L है। तो अब अगर मैं इसका एरिया मालूम करना चाहूं, L इंटू L, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो फाइनली आंसर क्या आता है, L²। तो यहाँ एरिया की जगह मैंने पुट कर दिया L² और P इक्वल हो जाएगा। यहाँ ये गलती मत कीजिएगा कि इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दो। देखो ये जो मैंने सॉल्व किया, ये अलग नेचर है, ये अलग नेचर है। इसमें ऊपर सिंगल वैल्यू थी, नीचे डिवाइड वाली फ्रिक्शन आ रही थी, फ्रैक्शन आ रही थी। अब यहाँ ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे डिवाइड करने वाली सिंगल वैल्यू है। तो ये क्या होगा, अब ये इसके साथ कटेगा नहीं, ये उल्टा इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mvx² अपॉन l³। ये मेरा मॉडल फार्मूला है, नॉट फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। डिफरेंस अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया था जो सामने जाकर टकराया और वापस आया, एक अकेले पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो वो जो एक अकेला पार्टिकल होता है, अकेले पार्टिकल ने कितना प्रेशर डेवलप किया, ये मैंने उसका मॉडल फार्मूला बनाया है। डेरिवेशन मुझे क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। ये जो गैस है, इस पूरी गैस की जो डेरिवेशन मुझे करनी है वो है इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, पूरी गैस की। लेकिन जो मैंने फार्मूला डेराइव किया वो पूरी गैस के लिए नहीं है, वो फार्मूला जो मैंने डेराइव किया वो फार्मूला एक पार्टिकल के प्रेशर के लिए। तो मैं अभी तक ये आधी डेरिवेशन हुई है, मैं इस डेरिवेशन को यहीं इसी पॉइंट तक रखता हूं। बिल्कुल एक साथ सारी की सारी कंप्लीट करवाऊंगा, तो चूंकि आप लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा वो स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो अभी तक का जो काम हुआ आप इसको इतना ही ध्यान में रखिएगा कि इस पूरी गैस की पूरी कंडीशन में एक पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहा, हमने उसका फार्मूला डिराइव किया mvx² अपॉन l³। नेक्स्ट लेक्चर में जाकर मैं इस फार्मूले को कंप्लीट करूंगा, और कंप्लीट करने में क्या होगा, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस टिल दैट। जितना काम करवाया है इसको अच्छे तरीके से सुन लिया है, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेक्चर के तौर पर कॉपी में नोट करके इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। ये अगर समझ में आ जाएगा तो इसके बाद का बाकी सारा काम भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। टिल दैट आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।